विचित्र पुष्प पार्ट 5। सैनिकों ने राजा प्रतापवर्मा के आगमन का समाचार जब उत्तुंग जाति के प्रधान शंभू को सुनाया तो वह खुशी से फूल उठा। तक्षण ही उसने मुनादी पिटवाई, घर घर राजा के आगमन का समाचार पहुंचाया। थोड़े ही क्षणों में बस्ती के सब लोग विशाल मैदान में इकट्ठे हुए और राजा के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी ही उत्कंठता से करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि राजा घोड़े पर आ रहे हैं। आगे दो सैनिकों दो घोड़ों पर बैठे झंडे पकड़े आ रहे हैं और उनके पीछे राजा राजकुमारी, उनके दोनों तरफ दो अंगरक्षक, उनके पीछे दलनायक और तीन अंगरक्षक घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। राजपरिवार जैसे ही उनके पास पहुंचा, अंगरक्षक घोड़ों से उतरे और उन घोड़ों के पास गए जिन पर राजा और राजकुमारी सवार है। पहाड़ी जाति के प्रधान शंभू ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए राजा घोड़े से उतरा और बड़े प्यार से शंभू के गले लगा। अपनी पुत्री और दलनायक वीर सिंह दोनों को परिचय कराया। शंभू राजा को पास ही पेड़ के छाया में ले गया। वहाँ बांसों से बनाया हुआ एक आसन था। उसी के बगल में एक छोटा सा आसन भी था जिस पर उसने राजकुमारी को बैठने को कहा और राजा को खुद ही बांसों से बनाए हुए आसन पर बिठाया। फिर प्रधान शंभू ने विनय से कहा, महाराज, हम बड़े ही भाग्यवान हैं। आप जैसे महान भावों का हम जैसे दीनों को खोजते हुए आना हमारा भाग्य नहीं तो और क्या। यह कहते हुए उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इतने में कुछ युवतियां थालियों में खाने के लिए कुछ पदार्थ ले आई और उन्हें राजा राजकुमारी तथा राजपरिवार के सम्मुख रखा। वे सब जब बड़े ही चाव से खा रहे थे तब डफलियों की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। कुछ युवतियां बांस की लकड़ियों ले आई और डफलियों की ध्वनि के अनुरूप उन लकड़ियों को लयबद्ध हिलाने डुलाने लगी। फिर कुछ सुसज्जित युवक उनके बीच में आकर नाचने लगे। उन लड़कियों के साथ और उनके बीच में किए जाने वाले इस नृत्य ने राजकुमारी का मन मोह लिया। नृत्य समाप्त हुआ। राजा अपने आसन से उठा और वलयाकार में गिरे हुए सब स्त्री पुरुष को देखा। वे सब आनंद से तालियां बजाने लगे। फिर राजा ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, हमारे प्रति जो आदर और सद्भावना आप लोग दिखा रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ से कुछ युवक आए थे और राजधानी नगर में संपन्न स्पर्धाओं में भाग लेकर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। मैं जानता हूँ कि उनकी विजय पर आप लोगों को बहुत ही आनंद हुआ है। तब मैंने आपको वचन भी दिया था कि उनमें से कुछ युवकों को मैं अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मैं अपने उस वचन को अवश्य ही निभाऊंगा। परंतु अब यहाँ मैं एक मुख्य काम पर आया हूँ। केवल इसी प्रांत पर ही नहीं बल्कि माणक्यपुरी राज्य पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है जिसकी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की और कर भी नहीं सकता। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ के पहाड़ों में विकसित शताब्दिका पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर दक्षिणी भाग के समुद्र के बीच में से एक राक्षस जंतु आधी रात के समय बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद उत्तरी दिशा की ओर बढ़ता है। सूर्योदय के होते होते दिशाहीन होकर लौटता है और फिर से समुद्र के अंतराल में चला जाता है। उसके बाहर आने की वजह से समुद्री तट पर जो पेड़ पौधे हैं, इंसान है, घर है, पशु है, सबके सब उसके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। उन सब का नाश हो रहा है। आप लोग सचमुच भाग्यवान हैं क्योंकि उस भयंकर जंतु ने अब तक इस पहाड़ी प्रांत में अपना कदम नहीं रखा है। उस भयंकर जंतु का सामना करना, उसका संहार करना मानव के लिए असाध्य कार्य है। इसलिए वह राक्षस जंतु हमारे राज्य में प्रवेश ना करे, इसके लिए राजगुरु की मंत्रणा के अनुसार मैंने एक योजना सोची है। मालूम हो रहा है कि राक्षस जंतु शताब्दिका पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर उत्तरी दिशा की ओर चला आ रहा है। इसलिए अब हमारे सामने एक ही उपाय है और वह है शताब्दिका पुष्पों को उसी जगह पर पहुंचाना जहां वह राक्षस जंतु रह रहा है। इसके अलावा हमें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है। इस कार्य सिद्धि के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। राजा की बात समाप्त हुए कुछ क्षण गुजर गए लेकिन किसी भी ने अपना मुंह नहीं खोला। चुप्पी तोड़ते हुए प्रधान शंभू ने कहा, महाराज,
हम उन लोगों में से हैं जो अपने राज्य की रक्षा के लिए प्राण भी त्याग देना अपना भाग्य समझते हैं। उस राक्षस जंतु से अपने राज्य की रक्षा करना हम अपना परम कर्तव्य मानते हैं। आज समुद्री तट के प्रांतों पर जो विपदा आई है, हो सकता है कल हम पर आए। मेरा विश्वास है कि हम किसी खास प्रांत के या प्रदेश के ही नागरिक नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के नागरिक हैं। जिस दिन लोग अपने को अपने प्रांत तक ही सीमित रखते हैं, तब देश खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अपने को देश से अलग समझने वाले देशद्रोही है। वे स्वयं अपराध भी कर रहे हैं और साथ ही यह भी भूल रहे हैं कि इस अलगाव की वजह से देश ही नहीं बल्कि स्वयं किसी दिन कष्टों में फंस जाएंगे। दुश्मन इस मौके का फ़ायदा उठाकर संपूर्ण देश को तहस-नहस कर देगा। इस सच को बताकर आपने हम पर बहुत उपकार किया है। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम अपना कर्तव्य निभाने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करेंगे। प्रधान के वचन की स्वीकृति देते हुए वहां उपस्थित सब लोगों ने तालियां बजाई। तब उस भीड़ में से एक युवक आगे आया और राजा को प्रणाम किया। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, राजा से धीरे से कहा, चित्रपुष्पों को भेंट में देने वाला युवक यही है। उस युवक ने कहा, हाँ राजकुमारी, मुझे मालूम नहीं था कि इन शताब्दी का पुष्पों से ऐसी विपदा आएगी, और यह भी सच है कि उन पुष्पों को देने वाला भी मैं ही हूँ। फिर उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी उस शताब्दी का पुष्प को लेकर उस जगह पर जाऊंगा जहाँ वह राक्षस जंतु निवास कर रहा है। राजन, आप मुझे प्रस्थान होने की आज्ञा दीजिए। उत्तम, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत ही आनंद हुआ। पहले तुम अपने प्रधान की अनुमति लो, राजा ने कहा। उत्तुंग ने अपने प्रधान को देखा। शाबाश उत्तुंग, तुम्हारे इस साहस पर तुम्हें मेरी बधाई। पर यह तो बताओ कि उस राक्षस जंतु को तुम अपने वश में कैसे करोगे? प्रधान ने पूछा। महाराज, न- जैसे कहा, कुछ शताब्दी का पुष्पों को तोड़कर उन्हें एक नाव में ले जाऊंगा और उस राक्षस के पीछे पीछे जाकर उस जगह पर रख जाऊंगा जहाँ उसका निवास स्थल है। ऐसा करने पर उस राक्षस जंतु का माणिक्यपुरी आने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तुंग ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, तुमने सही सोचा है। वहाँ जाकर लौटने में अवश्य ही कुछ दिन लगेंगे। तब तक तुम्हारे परिवार की रक्षा का भार हम पर है, राजा ने आनंद से कहा। प्रधान शंभू ने कहा, उत्तुंग का परिवार कोई बड़ा नहीं। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर चुके हैं। अब उसकी एक छोटी बहन मात्र है। इतने में लोगों के बीच में से 15 साल की एक लड़की अपने हाथों में फूलों की माला लिए आगे आई। उत्तुंग ने राजा से कहा, यह मेरी छोटी बहन रजनी है। रजनी ने माला राजकुमारी के गले में डाली। लोग आनंद से तालियां बजाने लगे। राजकुमारी ने मंद मुस्कान भरते हुए रजनी का हाथ पकड़ा, गालों पर चुटकी दी और उत्तुंग से कहा, तुम्हारे लौटने तक तुम्हारी बहन रजनी मेरे साथ राजप्रसाद में रहेगी। फिर रजनी से पूछा, आओगी ना? रजनी ने लज्जा से सर झुकाया और अपनी स्वीकृति देने के भाव में उसने अपना सर हिलाया। फिर राजा ने शंभू से कहा, प्रियंवदा, शताब्दी का पुष्पों को बहुत चाहने लगी है। उसने उससे लगाव हो गया है। उन्हें राज उद्यान में पन पाने की भी तीव्र इच्छा रखती है, परंतु अपनी इस इच्छा को वह साकार नहीं कर पाई, क्योंकि राजगुरु ने उससे यह कहकर सावधान कर दिया था कि ये शापग्रस्त पुष्प है। अब उसकी वह आशा नहीं रही, पर मेरे साथ साथ आई है, उन पुष्पों को देखने के लिए ही। क्या दूर से ही सही उन पुष्पों को देख सकेगी? शंभू ने बताया, अवश्य, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। आप अनुमति दे तो मैं स्वयं राजकुमारी के साथ जाऊंगा और वे पुष्प दिखाऊंगा। घोड़ों पर जाने से जल्दी ही लौट भी सकते हैं, उत्तुंग ने कहा। राजा ने तब अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, अभी निकलो और जल्दी लौट आना। अपने साथ अंगरक्षक को भी ले जाना। फिर प्रधान शंभू की ओर मुड़ते हुए कहा, चलिए बस्ती देख आएंगे। आगे राजकुमारी, पीछे उत्तुंग घोड़ों पर बैठकर निकले। अंगरक्षक भी घोड़े पर पीछे पीछे चले। वे तीनों उस पहाड़ की तरफ निकले जहाँ शताब्दी का पुष्प विकसित होते हैं। बहुत दूर सफ़र करने के बाद एक तंग रास्ते में वे जाने लगे। तब उत्तुंग ने कहा, यह बड़ी सावधानी से आपको घोड़ा चलाना होगा, धीरे धीरे जाना होगा। इस रास्ते के पेड़ों की शाखाएं बहुत ही झुकी हुई होगी। थोड़ी देर जाने के बाद उत्तुंग ने कहा, देखिए,
आकाश को छूते हुए उन पेड़ों पर विकसित चमकते हुए उन पुष्पों को। वे ही शताब्दी का पुष्प है। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। पहाड़ पर बांस की झाड़ियों की तरह दिखने वाले पेड़ों पर चमकते हुए उन लाल पुष्पों को देखकर राजकुमारी ने कहा, क्या थोड़ी दूर और आगे चलेंगे? नहीं राजकुमारी, घोड़े और आगे नहीं जा पाएंगे। पैदल चलकर जाना मुश्किल होगा, उत्तुंग ने कहा। राजकुमारी पुष्पों को देखती हुई बुद्ध की तरह खड़ी रह गई। शांति भंग करते हुए उत्तुंग ने पूछा, राजकुमारी, अब हम वापस लौटे? ऐसे सुंदर पुष्पों का शापग्रस्त होना बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अवश्य ही कोई चमत्कार होगा और इससे ये पुष्प शाप से विमुक्त हो जाएंगे। कहती हुई राजकुमारी उन फूलों को फिर से एकटक देखती रही और फिर घोड़े को पीछे घुमाया। वे जब बस्ती पहुंचे तब तक राजा अपना राज्य लौटाने सन्नद्ध था। पिता को देखकर राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा है, पर उन पुष्पों को पाना बड़ा कठिनतम काम है। कठिन काम करने में ही हमें मजा आता है, राजकुमारी, शंभू ने कहा। राजा ने उत्तुंग को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी हृदयपूर्वक इच्छा है कि तुम अपने कार्य में विजयी हो। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा केवल मैं ही नहीं, बल्कि राज्य की सारी जनता बड़ी उत्सुकता से करेगी। देश कल्याण और शांति के लिए तुम जो कार्य करने जा रहे हो बहुत ही प्रशंसनीय है। फिर शंभू से कहा, उत्तुंग के निकलने के बाद उसकी बहन को राजप्रसाद ले आना। अपने आसन से उठकर राजा आगे बढ़ा। राजकुमारी ने रजनी के कंधे पर अपना हाथ रखा, उसका हाथ बड़े प्यार से चूमा और घोड़े पर बैठी। राजा, दलनायक और अंगरक्षक घोड़ों पर चढ़ बैठे। शंभू ने प्रणाम करते हुए उन्हें विदा किया। राजा अपने परिवार सहित चल पड़ा। उनके चले जाने के बाद शंभू ने बड़े प्यार से उत्तुंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र उत्तुंग, तुम्हारे साहस की कितनी ही प्रशंसा करूं कम है। तुम्हारे कारण हमारे उत्तुंग वंश का यश शाश्वत हो गया। तुमने जिस कार्य का संकल्प किया है वह कतरों से खाली नहीं, परंतु तेरे साथ जगत माता का आशीर्वाद है। तुम पर उसकी कृपा दृष्टि है और अवश्य ही तुम विजय के साथ ही लौटोगे। उसके शब्दों में वात्सल्य और आनंद भरा हुआ था। कहानी और है।